नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार हर वर्ग को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। एक ओर राम मंदिर के जरिए हिंदुओं का वोट बैंक साधने की कोशिश, दूसरी ओर मुस्लिमों को लुभाने के लिए मोदी भाईजान अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं अब खबर यह भी आ रही है कि किसानों को लुभाने के लिए मोदी सरकार महिला किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी महिला किसानों को सालाना मिलने वाली सम्मान निधि अब डबल करने जा रहे हैं। जी हाँ, महिला किसानों को हर साल अब 6,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से मिलेंगे। 1 फरवरी को आने वाले बजट में इसकी घोषणा भी हो सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को भी कड़ी चुनौती मिलने का डर सता रहा है, क्योंकि इस बार भाजपा की सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन से है और इंडिया गठबंधन को लेकर भी बीजेपी ने तमाम भ्रम फैलाने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या फिर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा और तमाम तरह की लड़ाइयां होंगी। इस तरह की चीजें काफी ज्यादा फैलाने की कोशिश की भाजपा ने, लेकिन जैसे ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा अब फाइनल हो चुका है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो या फिर बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि कल मीटिंग हुई थी, कई सारी खबरें निकलकर सामने आई कि अब सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी को भी विपक्षी एकता का डर सता रहा है, और इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अभय दुबे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि तमाम तरह के अभियान बीजेपी भी चला रही है और अब एक खबर और आई है कि पीएम मोदी ने, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले किसान सम्मान निधि देने का ऐलान किया था और जिसमें हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं और इस योजना से फिलहाल देश के 11 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है और इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। तो क्या लगता है कि मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है? देखिए, इसको बड़े दांव के रूप में देखना उचित नहीं है, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि मोदी सरकार पूरी चौंकी हुई है। ये स्थिति 2019 में नहीं थी, ना ये स्थिति 2014 में थी। इस बार मोदी सरकार को लग रहा है कि विपक्षी एकता का इंडेक्स पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले ऊंचा होगा। कितना ऊंचा होगा ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। मुझे लगता है काफी ऊंचा होगा। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार अपने सारे कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है। अभी हाल ही में सी वोटर का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण आया जो कि एबीपी चैनल पर संदीप चौधरी के प्रोग्राम में दिखाया गया। उसमें ऐसे बहुत से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो मोदी सरकार के लिए चौंकाने वाले निष्कर्ष हैं। मसलन उसमें एक सवाल ये पूछा गया था कि जो लाभार्थी योजनाएं मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर बहुत सी लाभार्थी योजनाएं देश में जारी की हैं, उससे उसका जनता के ऊपर क्या असर है, जनता उसे किस रूप में देखती है। तो उसमें निकल के ये आया कि महिलाएं उन लाभार्थी योजनाओं को, ऐसी बात नहीं है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बम है, या 60 या 70% महिलाएं उन लाभार्थी योजनाओं का स्वागत कर रही हैं। बहुत ही कम रेटिंग आई उसकी। इसी तरह युवकों में भी उसकी रेटिंग कम आई, दलितों में रेटिंग कम आई उसकी, जिनको जो जरूरत होती है इन चीजों की बहुत ज्यादा। आदिवासियों में तो रेटिंग काफी कम है उसकी लाभार्थी योजनाओं की। तो ये देखकर मोदी सरकार काफी चौंकी है, क्योंकि वो लोग तो ये मान के चले थे कि लाभार्थियों का जो संसार उन्होंने बनाया था ये ऑटोमेटिकली हमारे वोटर बन जाएंगे। अच्छा, चूंकि महिलाओं में रेटिंग कम आई, फिर दूसरा एक सवाल पूछा गया कि राम मंदिर जो बन रहा है उसके ऊपर जनता की राय क्या है। तो उसमें भी देखा कि महिलाओं में कोई राम मंदिर को लेकर ऐसा कोई उत्साह नहीं है कि उनकी 80% या 90% रेटिंग आई हो। ठीक है, लोग कहते हैं अच्छा है, बन रहा है, बनने दीजिए, बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग उत्साह से राम मंदिर के सवाल पर उबल रहे हों। फिर जो राम मंदिर को महत्वहीन मानने वाले या बहुत कम महत्व मानने वालों की संख्या भी करीब 45% के आसपास निकली। और स्त्रियों की जो रेटिंग है उसको देख के मोदी सरकार का चौंकना बहुत स्वाभाविक है। देखिए, एक जमाना था, मेरे ख्याल से अभी करीब 10 साल पहले की बात है, भाजपा के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का औसतन वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति बदली। आज सारे देश में महिलाओं का वोट कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलता है। ऐसी स्थिति में भी जबकि भाजपा महिलाओं के वोटों की पहली पसंद है, उसमें भी राम मंदिर के सवाल के ऊपर और ये जो लाभकारी योजनाएं हैं, लाभार्थियों वाली योजनाएं हैं, इनके सवाल पर रेटिंग अच्छी नहीं आई महिलाओं में। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने आनन फानन में, पहले से उनके अंदर चिंतन चल रहा होगा, तो सरकार ने अपने
तरीकों से भी इसके बारे में पता लगा लिया होगा। मोदी सरकार ने आनंद फानन में इस योजना का ऐलान करने का निश्चय किया कि वो जो किसान सम्मान निधि है वो महिला किसानों के लिए 6,000 से बढ़ाकर उसको 12,000 करेंगे। अब आप देखिए कि 6,000 का मतलब हुआ, अगर आप ये सालाना है ना 6,000, अगर आप हर महीने के हिसाब से देखें तो ये 500 रुपए महीने हुआ, और 12,000 का मतलब हुआ 1,000 रुपए महीने। इससे अंदाज लगा सकती हैं आप कि लोगों की आमदनी और किसानों की आमदनी कितनी कम है। जिसकी जितनी कम आमदनी होगी वही इतनी कम राशि के भुगतान के ऊपर खुश होगा या संतुष्ट होगा या अपेक्षा रखेगा। आपको ध्यान होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और दिल्ली को 3 तरफ से किसानों ने घेर रखा था, उस समय गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर एक किसान महिला जो हुक्का पी रही थी, उससे पत्रकारों ने पूछा कि आपको जो किसान सम्मान निधि की राशि आती है उसका आपने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने उसकी तंबाकू खरीद ली हुक्का पीने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो लोग इतने विपन्न नहीं हैं, यानी जो खाते पीते खुशहाल किसान हैं, उनके लिए उस किसान सम्मान निधि का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए वो ऐसा ही है जैसे बच्चे को कोई जेब खर्च दे दिया जाता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल विपन्न हैं, जिनकी आमदनी जैसा कि आंकड़ों में भी निकल के आता है, बहुत ही कम है किसानों की आमदनी देश में, उनके लिए ये निधि बहुत मायने रखती है। ये जो किसान सम्मान निधि है बहुत मायने रखती है। इसको ख्याल रखते ही नरेंद्र मोदी ने इसको 500 से 1,000 किया है। अब इसका चुनावी प्रभाव क्या पड़ता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन इससे एक बात तो तय होती है कि मोदी जी महिलाओं के बीच में अपनी लोकप्रियता को लेकर थोड़े शंकित हो गए। अच्छा, आपके सवाल का एक दूसरा पहलू भी था, वो ये था कि जी विपक्ष सर, की एकता। बिल्कुल। हाँ, विपक्ष की एकता। तो विपक्ष की एकता तो जैसे-जैसे जी। समय बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ पूरा हुँ। नक्शा निकल कर सामने आ रहा है। अब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस की एक पैकेज डील सी होने जा रही है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि कई राज्यों के बारे में एक साथ समझौता हो, बजाय इसके केवल दिल्ली के बारे में बात हो या पंजाब के बारे में बात हो। इसी तरह जो महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी के बीच में जो एकता है, उसकी तस्वीर भी साफ हो रही है। इधर बिहार में महागठबंधन के बीच की एकता की भी तस्वीर साफ हो रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी तस्वीर साफ हो रही है। मायावती ने, जैसा कि मैंने कल के प्रोग्राम में आपके साथ जिक्र भी किया था, मायावती ने यह कहना बंद कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि मायावती को कम से कम इतनी बात समझ में आ गई है कि अकेले चुनाव लड़ना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है, ये तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं, वो मोदी सरकार को शंकित करते हैं और उनके लिए उनको मजबूर करते हैं मोदी सरकार को कि कुछ और पेशबंदी करें, कुछ अतिरिक्त प्रयास करें, ताकि वो इस पूरे क्षेत्र में जिन्हें वो अपना प्रभाव क्षेत्र मानते हैं, 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाए। देखिए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, अगर इस 2019 के प्रदर्शन में जरा सी भी कमी हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश में मोदी से 40 सीटें छीन लें या 50 सीटें छीन लें, या मध्य प्रदेश में आधे ज्यादा सीटें छीन लें। मेरा कहना है कि अगर 12 से 15% प्रदर्शन में भी उनके कमी कांग्रेस ने कर पाया, तो मोदी जी अपने बहुमत को लेकर संकट में फंस जाएंगे। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस समय एक और वर्ग है जिसको साधने का काफी प्रयास किया जा रहा है, वो है मुस्लिम वर्ग। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री मोदी है, वो एक और अभियान इस समय चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, मोदी भाईजान। और इसकी टैगलाइन रखी गई है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और इसके तहत हर क्षेत्र में ये अभियान चलाया जा रहा है और 1,000 महिलाओं को हर दिन जोड़ने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। तो आखिर मोदी सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मुसलमानों के बीच में भाजपाई मुसलमानों का एक हिस्सा है, बहुत छोटा सा, इसको हम लोग जानते हैं। खासतौर से जो शिया मुसलमान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका एक रुझान है। इसी तरह बरेलवी मुसलमानों में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक रुझान है, और उसके ऐतिहासिक कारण है। लखनऊ में जब 70 के दशक में जब शिया सुन्नी दंगे हुए थे, तो बहुत बड़े पैमाने पर सुन्नियों ने शियाओं को आहत किया था। उस समय शायद जनसंघ ने मदद की थी शियाओं की, और किसी राजनीतिक दल ने मदद नहीं की थी। तभी से शियाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक हमदर्दी का रुझान है। और पूरे देश में अगर आप राष्ट्रीय डेटा को देखें, वो खासतौर से लोकनीति CSDS के डेटा को देखें,
तो उसमें भी दिखाई पड़ता है कि पूरे देश में करीबन 8% वोट मुसलमानों के भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ताजा सर्वे हुआ, इसका मैं अभी जिक्र किया था, सी वोटर का सर्वे देखें तो उसमें हर कैटेगरी में, चाहे वो राम मंदिर वाली कैटेगरी हो, चाहे वो लाभार्थी योजनाओं वाली कैटेगरी हो, चाहे वो महंगाई वाली कैटेगरी हो, चाहे देश का गौरव राष्ट्र में दुनिया भर में उठाने वाली कैटेगरी हो, जितनी भी कैटेगरीज के अंदर वो सर्वे किया गया था, उसमें सबसे कम रेटिंग मुसलमानों के बीच में आई थी। यानी मुसलमान इस सरकार के तमाम कामों को बहुत ही तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि इसमें कोई खास बात नहीं है, जो राम मंदिर बन रहा है इसमें कोई खास बात नहीं है, जो देश का नाम सारे दुनिया में उठाने के का जो प्रचार किया जा रहा है इसके अंदर भी कोई खास बात नहीं है। तो हर जगह वो ये कहते हैं। तो मुस्लिम समाज के अंदर के जो प्रयास चल रहे हैं मोदी जी के, इनका कोई, मुझे नहीं लगता इनका कोई भी प्रभाव पड़ेगा। मुसलमान महिलाओं के वोट मिलने का जो प्रचार इनकी तरफ से किया जाता है, वो मुझे तो लगता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाने वाला प्रचार है, और उसको गोदी मीडिया और हाथों हाथ लेता है और उसको बढ़ाता है, उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब एक ऐसा समूह बना था जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुसलमानों की तरफ से जुड़ना चाहता था। मोदी जी ने कई गुजरात के कुछ मुसलमान अभिजन वर्ग को, जो खासतौर से दबदबे वाले और ऊंचे तबके के जो मुसलमान हैं गुजरात के, उनमें से एक दो को चुनकर आगे बढ़ाया। इधर उत्तर प्रदेश में से भी एक दो को चुनकर आगे बढ़ाया गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जैसे दिल्ली में सुनहरी बाग मस्जिद वाला विवाद चल रहा है, तो अभी फिरोज बख्त अहमद ने एक लेख लिखा उसके ऊपर कि भाई सुनहरी बाग मस्जिद को अगर ढाया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी जो एक सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, ये बर्बाद होगी। अब ये फिरोज बख्त अहमद वही है जो कि मोदी जी के प्रिय पात्रों में से रहे हैं, और उनको एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बनाया गया था, और वो टीवी पे लगातार मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भी बचाव करते रहे हैं। तो मुसलमानों में जो कोशिश है वो बहुत आधी अधूरी कोशिश है, उसके अंदर कोई निरंतरता नहीं है। जिस वक्त मोदी ने कहा था कि मुसलमानों के साथ में एक स्नेह यात्राएं निकाली जाएं, उनके क्षेत्रों में कार्यक्रम किए जाएं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही धीमी गति से ये सब काम चलाया। तो सर, मोदी सरकार तो लगातार तमाम तरह के ऐलान कर रही है तमाम वर्गों को लुभाने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन का ये सब कुछ कब सामने आएगा, कब रैलियां होंगी और कब, क्योंकि सीट बंटवारे पर तो कहा जा रहा है कि ज्यादातर राज्यों में चर्चा हो चुकी है, सीट बंटवारे पर सब कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन अब सड़कों पर निकलने की जरूरत है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है, उन्हें अपनी जो फ्यूचर की योजना है उसके बारे में बताने की जरूरत है। तो ये सब कुछ कब शुरू होगा? देखिए, मैं तो पहले से ही ये बात कहता रहा हूं, इंडिया गठबंधन को सीट बंटवारे से भी पहले एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए। अगर वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लेते तो वो कम से कम उस नैरेटिव के बनने की, उस कहानी के बनने की शुरुआत हो जाती जो कि मोदी के नैरेटिव के समांतर इस देश में विपक्ष द्वारा चलाया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता, जाहिर है कि ज्यादा तजुर्बेकार है, हम तो नहीं सिखा सकते उन्हें कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे गठबंधन चलाया जाएगा। तो उन्होंने ये तय किया है, लगता है कि पहले वो सीटों का गठजोड़ कर लेंगे, उसके बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम वगैरह बनाएंगे। मुझे अभी भी लगता है अगर न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जो आसान बात था उसका बनाना, अगर पहले बन जाता तो आज ये सारे देश में एक तरह का संदेश जाना शुरू हो जाता, लोगों को पता लगना शुरू हो जाता कि विपक्ष दरअसल राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में क्या सोच रहा है। उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ये बात कही जा सकती थी कि भाई देश में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो हम लोगों को किस तरीके से रोजगार देंगे। देश में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ रही है, हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो महंगाई को थामने के लिए हम किस तरह का कार्यक्रम लेंगे। इस तरह की बहुत सी, अमीर गरीब के बीच की जो खाई बढ़ रही है उसको हम कैसे भरेंगे, ये तमाम बातें निकल कर आ सकती थी। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। अभी विपक्ष का सारा फोकस सीटों के तालमेल के ऊपर है, और मुझे लगता है कि 15 से 20 जनवरी के बीच तक ये सीटों का तालमेल जितना होना है उतना हो जाएगा, बाद में और होता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल पहले दौर में 80 से लेकर 90% तक सीटों का तालमेल हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है तुरंत काफी तेजी के साथ में इंडिया गठबंधन को कदम उठाने होंगे। ये कहा भी गया है उनकी तरफ से कि अगली बैठक के अंदर जो विभिन्न पदों पर कौन कौन होगा, कौन संयोजक होगा, कौन सभापति होगा, चेयरपर्सन होगा, इन सब चीजों का फैसला होगा। तब देखिए क्या होता है। हालांकि मुझे इस बात को लेकर हल्की सी निराशा भी है
कि अगर ये काम पहले कर लिया जाता तो ये इंडिया विपक्ष की एकता को ज्यादा बड़ा एक उछाल मिलता। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस बार सर एक और खबर कांग्रेस को निकल कर आई कि कांग्रेस ने जब बीते हफ्ते शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक को लेकर खबर ये सामने आई कि कांग्रेस 255 लोकसभा सीटों पर लड़ने पर विचार कर रही है। और तो अगर ये खबर सही है तो फिर एक बड़ा जोखिम उठाया है क्या कांग्रेस ने, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में ये सबसे कम सीटों पर लड़ने का विचार है। निधि, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, मैं इसे जोखिम नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने ये ठीक किया। अगर कांग्रेस 250 सीटों पर लड़ना चाहती है तो ये बेहतर है। पिछली बार वो 400 सीटों पर लड़ी थी, नतीजा क्या हुआ था हम जानते हैं, वो 52 सीटों जीती थी। अगर वो 250 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है तो उससे विपक्ष की दूसरी जो पार्टियां हैं उनके लिए काफी गुंजाइश खुलेगी। यानी इसका मतलब है कि कांग्रेस उन इलाकों में जहां कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र नहीं है, ज्यादा सीटों के लिए कोई मोलतोल नहीं करेगी, वहां दावेदारियां नहीं ठोकी जाएंगी। कांग्रेस उन इलाकों पर फोकस करेगी जहां उसे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से टकराना है। और वही मेरे ख्याल से इस बार 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है। गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में है। अगर कांग्रेस ने अपने प्रभाव क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, अगर 20-25% बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, तो विपक्ष को भूल जाना चाहिए कि वो मोदी को अपदस्थ कर सकते हैं। सारी लड़ाई जो है उसी इलाके में होनी है ज्यादातर, जो भाजपा का प्रभाव क्षेत्र है और जहां कांग्रेस उससे सीधे सीधे टकरा रही है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आखिर में सवाल करेंगे जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है राम मंदिर का। तो उसको लेकर जो है जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों ने साफ तौर पर पहले तो जाने से मना कर दिया है। कुछ का कहना है कि जो समय है वो ठीक नहीं है और मोदी जी परंपराओं को नहीं मान रहे हैं। तो कुछ ये कह रहे हैं कि हम वहां पर ताली बजाने तो जाएंगे नहीं, मोदी जी सब कुछ करेंगे और वहां बैठकर हम ताली बजाएंगे तो ये बिल्कुल ही खिलाफ हो जाएगा, इसीलिए ना हम जाएंगे और हमारे आराध्य श्री राम है, हम यहाँ पर ही सब कुछ कर लेंगे। लेकिन उस कार्यक्रम को, जो कि एक इवेंट है, राजनीतिक कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगेगा सर कि शंकराचार्यों की नाराजगी का भी कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, शंकराचार्यों की जो नाराजगी है इसका फायदा विपक्ष को उठाना चाहिए। जी, विपक्ष को चाहिए कि शंकराचार्यों का हवाला देकर वो भी उस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दे। और शंकराचार्य तो राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं है, उनसे ज्यादा मान्यता प्राप्त तो कोई हस्ती हिंदू समाज के अंदर है नहीं। विपक्ष को चाहिए कि चारों शंकराचार्यों ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य को केंद्रित करते हुए ये कहे, जब शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं तो हम जाके क्या करेंगे। जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है ये, तो हम जाके क्या करेंगे। जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमें वहां केवल ताली बजाने के लिए बुलाया गया है, तो हम जाकर क्या करेंगे। विपक्ष को लगातार शंकराचार्यों का हवाला देकर उन उस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर देना चाहिए। लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं, विपक्ष में इस सवाल को लेकर काफी मतभेद है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, वो वहां पर जाना चाहते हैं या शायद वहां जाने के लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली है। ऐसा भी सुनने में आया है कि यूपी के नेता हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 15 तारीख को ही वो जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए और कई सारे नेताओं को लेकर जाएंगे। जी, तो मेरे ख्याल से शंकराचार्यों ने ये वक्तव्य देके एक तरह की ओपनिंग खोली है विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष कहेगा हम तो शंकराचार्यों के अनुयायी हैं। इस मामले में जो शंकराचार्य कह रहे हैं हम वो ही करेंगे, ये कह के विपक्ष बड़े आराम से, मोदी ने उनके लिए जो एक जाल बिछाया है, उनको निमंत्रण भेज के उस ट्रैप को तोड़ सकता है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सारी जानकारियां साझा करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी सभी वर्गों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पूरी कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन से है। एक और बीजेपी है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।